मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में अमेरिका ने पहली बार नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज किया था, जिसके बाद से अब हर देश में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ स्टार्ट हो गई। और उधर पाकिस्तान 1971 में 3 बार इंडिया से हार चुका था और इसीलिए पाकिस्तान ने इंडिया से बदला लेने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फैसला लिया। पर इंडिया के पास रॉ के कुछ जाबाज स्पाई एजेंट थे जो पाकिस्तान की कॉन्फिडेंशियल न्यूज को इंडिया तक पहुंचाने का काम करते थे। हालांकि इसमें उनकी जान जाने का रिस्क भी बहुत रहता था, पर फिर भी वो अपनी भारत माँ के लिए उस रिस्क को हंसते हुए एक्सेप्ट करते थे। अब नेक्स्ट इन 1974 में रावलपिंडी पाकिस्तान का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़के तारिक को देख पाते हैं जो एक अनवर नाम के बंदे से उसकी चचा की शॉप पर टेलरिंग की जॉब के लिए बोल रहा होता है और उसकी सिफारिश वहाँ के मौलवी साहब भी करते हैं। और इस तरह तारिक नेक्स्ट डेमो देने के लिए अनवर के चाचा अहमद के पास पहुँच जाता है और वहाँ पर तारिक की नजर एक लड़की नासरीन पर जाती है जो कि ब्लाइंड होती है और उसे देखकर पहली नजर में ही तारिक को उससे प्यार हो जाता है। दरअसल नासरीन अहमद चचा के ब्रदर इन लॉ की बेटी थी और नासरीन के लिए तारिक कम पैसों में भी वहाँ पर काम करने के लिए एग्री हो जाता है और इस तरह से तारिक और नासरीन की नजदीकियां बढ़ने लगती है और उन दोनों की एक प्यारी सी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। पर एक दिन नासरीन के फादर उसे तारिक के साथ देख लेते हैं और इसीलिए वो तारिक के पास आकर उस पर गुस्सा करते हैं कि वो उनकी बेटी से दूर रहे। पर तारिक हिम्मत करके उन्हें बोल देता है कि वो नासरीन से बहुत प्यार करता है और उससे निकाह भी करना चाहता है। पहले तो नासरीन के फादर इसके लिए एग्री नहीं होते हैं क्योंकि तारिक के पास कोई भी अच्छी जॉब नहीं थी, पर बाद में अहमद चचा के समझाने पर वो शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके साथ ही नासरीन भी उनसे कहती है कि वो तारिक के साथ बहुत खुश रहेगी और नासरीन की खुशी को देखकर उन दोनों की शादी कर दी जाती है। उधर इंडिया 1974 में पोखरान में अपने फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन टेस्ट को अचीव कर लेता है और इस खबर के बारे में जब ISI चीफ मोहम्मद आलम को पता चलता है तो वो इसके बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान के PM से जाकर मिलते हैं और वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम को पूरा करने के लिए मोहम्मद आलम से कहते हैं। पर उन्हें इसके लिए एक अच्छे साइंटिस्ट की जरूरत थी, इसीलिए वो फॉरेन से फेमस साइंटिस्ट AU खान को बुला लेते हैं और उसकी फैमिली के अरेंजमेंट्स की अच्छे से तैयारी की जाती है। AU खान ने एक फॉरेन लड़की से शादी की होती है जिससे उसे 2 बच्चे भी होते हैं। उसके बाद PM के साथ मिलकर खान सबकी नजरों से दूर पाकिस्तान में एक सीक्रेट लोकेशन पर न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने लगता है और इसके लिए पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट से 500 मिलियन का फंड भी लिया होता है और साथ ही यूरोपियन ब्लैक मार्केट से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सामान भी परचेज किया होता है। और उधर PM के बयानों की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया के एटॉमिक प्रोग्राम पर रोक लगा दी होती है। इससे पाकिस्तान बहुत खुश होता है। अब नेक्स्ट इन 1974 का दिखाया जाता है, जहाँ पर तारिक नासरीन के साथ बड़े प्यार से अपने छोटे से घर में रह रहा होता है और इस टाइम पर नासरीन 4 मंथ प्रेग्नेंट भी होती है, इसलिए वो दोनों बहुत खुश होते हैं। पर जब भी तारिक अपने बच्चे के करीब जाता था उसे अपना बचपन याद आ जाता था, जहाँ पर उसके फादर को गद्दार करार दे दिया गया था और उसकी वजह से उसके फादर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली थी। उधर इंडिया में रॉ चीफ मिस्टर काव इंडिया के PM इंदिरा गांधी के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, पर उन्हें उसके लोकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और उसे रोकने के लिए उन्हें उस लोकेशन के बारे में पता करना ही होगा। इसीलिए PM मिस्टर काव को इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए फ्री हैंड दे देती है और तब वो बताते हैं कि पाकिस्तान में उनका एक स्पाई एजेंट है जो इस काम को बड़े ही इंटेलिजेंसी के साथ कर सकता है और वो स्पाई एजेंट तारिक ही था, जिसका रियल नाम अमनदीप सिंह था। वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में स्पाई एजेंट बनकर रह रहा था। तारिक सारी न्यूज को इंडिया में एक शर्मा नाम के ऑफिसर को डिलीवर करता था। वह शर्मा तारिक को बहुत ज्यादा इम्प्रेस करता था क्योंकि तारिक के फादर को गद्दार जो करार दिया गया था, पर फिर भी तारिक उसकी सारी बातों को सुनता ही रहता था क्योंकि उसे एक दिन ये प्रूव करना था कि वो अपने फादर की तरह गद्दार नहीं है। और अब शर्मा तारिक को पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब वाली लोकेशन के बारे में पता करने का मिशन देता है और इस मिशन का नाम रखा जाता है मिशन मजनू। उधर इंडिया में किसी को भी अमनदीप पर यकीन नहीं होता है कि वो इस मिशन को कर पाएगा, पर मिस्टर काव को उस पर पूरा यकीन होता है क्योंकि उन्होंने ही उसे ट्रेंड किया था। दूसरी तरफ रावलपिंडी पाकिस्तान में तारिक एक और स्पाई एजेंट असलम से जाकर मिलता है जो उसे कुछ रुपए और गन्स देता है। साथ ही वो तारिक को समझाता है कि वो यहाँ पर एक स्पाई एजेंट है, इसीलिए वो नासरीन के साथ ज्यादा क्लोज नहीं हो, वो उसका सिर्फ यहाँ पर एक कबर है। साथ ही शर्मा तारिक पर नजर रखने के लिए असलम से कहता है। अब उसके बाद तारिक अपने मिशन की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है,
जिसके लिए वो ब्रिगेडियर साहब और बाकी सोल्जर्स की यूनिफॉर्म को देने के लिए उनके घर पर जाता है। पर उससे पहले ही रास्ते में वो ब्रिगेडियर साहब की यूनिफॉर्म के 2 बटन्स को तोड़ देता है और उसकी वजह से अहमद चचा तारिक को दोबारा ब्रिगेडियर साहब के घर पर जाकर उनकी यूनिफॉर्म में बटन लगाने को कहते हैं और यही मौका तारिक चाहता भी था। अब वहाँ पर तारिक अपनी बातों से पता कर लेता है कि पाकिस्तान कहीं आसपास ही सीक्रेट जगह पर न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, पर उसे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पाता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उन्होंने इसके लिए एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट को फॉरेन से यहाँ पर बुलाया है और इसीलिए तारिक उस साइंटिस्ट के बारे में पता लगाने में लग जाता है और काफी रिसर्च के बाद उसे कुछ पाकिस्तानी साइंटिस्ट के नाम पता चलते हैं, पर उनमें से कौन हो सकता है ये उसे अभी भी नहीं पता था और वो कुछ सोच ही रहा होता है इस बारे में कि तभी नासिरीन बातों ही बातों में कुछ बैस्टर सीट की बात करती है जिसे मोस्टली अंग्रेज लोग अपने वॉशरूम में यूज करते हैं। और तभी तारिक के दिमाग में आता है कि अगर वो साइंटिस्ट फॉरेन से यहाँ पर आया है तो वो जरूर वेस्टर्न सीट का ही यूज करता होगा और इसीलिए तारिक मार्केट जाकर वेस्टर्न सीट के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर उसे एक दुकानदार से पता चलता है कि ऐसी सीट यहाँ पर तो कहीं नहीं मिलेगी, पर कुछ मंथ्स पहले उसने ऐसी सीट किसी पर्सन के लिए मंगवाई थी और इसीलिए तारिक उस पर्सन का एड्रेस लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर उसे एक ओल्ड वुमेन से पता चलता है कि कुछ मंथ्स पहले उसके पड़ोस में एक खान नाम का पर्सन रहता था जिसके साथ उसकी एक फॉरेनर वाइफ भी रहती थी, पर अब वो लोग कहाँ पर चले गए यह उन्हें भी नहीं पता था। पर उनके बच्चे उस ओल्ड मैन के ग्रैंडसन गोलू के साथ खेला करते थे। उधर इंडिया में इमरजेंसी लगने की वजह से इंदिरा गांधी इलेक्शन में हार जाती है और उनकी जगह पर पीएम की सीट अब मोरारजी देसाई जी को मिल जाती है, जो गांधी की तरह शांति और समझौते से पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाने के पक्ष में होते हैं और इसीलिए वो मिस्टर काव को मिशन मजनू को बंद करने का ऑर्डर्स देते हैं। पर मिस्टर काव जानते थे कि मिशन उनके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो खुद रिजाइन देकर सीक्रेटली इस मिशन को कंटिन्यू रखने के लिए कहते हैं। उधर कंफर्म करने के लिए तारिक रात को खान के घर में एंटर करता है और वहाँ पर उसे उसके वॉशरूम में वेस्टर्न सीट लगी हुई मिल जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि खान को ही यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए बुलाया गया था। इसलिए वो नेक्स्ट डे गोलू से खान के बच्चों के बारे में पूछता है और उससे उसे उन बच्चों के स्कूल के बारे में पता चल जाता है, जहाँ जाकर जब वो वहाँ के रजिस्टर को देखता है तो उसे खान और उसकी वाइफ का फोटो मिल जाता है, साथ ही उसका पूरा नाम भी पता चल जाता है। और इस जानकारी के साथ जब वो शर्मा से बात करता है तो शर्मा उसे बताता है कि उसके बॉस मिस्टर काव ने रिजाइन दे दिया है, इसीलिए वो उसे इस मिशन से अब डिसमिस कर रहा है। अब ये सुनकर तारिक को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि शर्मा उसकी कोई भी बात सुनने को रेडी नहीं होता है और अगर पाकिस्तान को नहीं रोका गया तो वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में सफल हो जाएगा। अब शर्मा से बात करते हुए तारिक को उसके फादर इन लॉ पकड़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि तारिक किसी और लड़की से बात करता है। साथ ही उन्हें इस तरह से बात करते हुए असलम भी देख लेता है और असलम को ये लगता है कि तारिक की सच्चाई उनके सामने आ चुकी है और इसलिए वो इस बारे में शर्मा को जाकर बताता है, पर शर्मा असलम को तारिक को मारने के ऑर्डर्स दे देता है और इसीलिए असलम रात को गन लेकर निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी का चीफ जनरल जिया पाकिस्तान के पीएम को करप्शन के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है और पूरे पाकिस्तान की कमान को अपने हाथों में ले लेता है। उधर हमें पता चलता है कि असलम ने लास्ट नाइट तारिक को नहीं मारकर उसके फादर इन लॉ को मार दिया था क्योंकि वो तारिक को बचाना चाहता था। अब इस वजह से तारिक असलम पर गुस्सा हो रहा होता है और तभी वहाँ पर मौलवी साहब आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि मौलवी साहब भी इंडिया के एक स्पाई एजेंट है और उनका रियल नाम रमन सिंह है। और अब शर्मा के सपोर्ट नहीं करने की वजह से वो तीनों मिलकर अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया में इजराइल के एक सोर्स आईसेट से पता चलता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी पाकिस्तान की एक जगह क्वेटा में है और इसीलिए इजरायली क्वेटा पर जल्दी ही एयर स्ट्राइक करने का प्लान बना रहे हैं। दूसरी तरफ तारिक कुछ दिनों के लिए नासरीन को छोड़ने अहमद चचा के घर पर जाता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि हाल ही में हामिद को मिलिट्री से एक साथ 400 यूनिफॉर्म का ऑर्डर मिला है और ये सुनकर तारिक समझ जाता है कि यूनिफॉर्म जरूर न्यूक्लियर फैसिलिटी में ही डिलीवर होनी है। इस मिशन के बीच में तारिक नासरीन को भी टाइम नहीं दे पा रहा होता है, जबकि इस टाइम पर उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उधर इंडिया के पीएम पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल जिया से आपसी संबंधों को अच्छा करने में लगे हुए होते हैं। उसके बाद तारिक असलम और रमन सिंह के साथ मिलकर सोल्जर्स की यूनिफॉर्म वाले ट्रक को फॉलो करता है और पुलिस के ड्रेस में आकर उसे रोक लेता है। साथ ही वो ये भी पता कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म कोटा जा रही है। उधर नासरीन अपने घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर तारिक अपने रूड बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है
और हमेशा उसका साथ देने का वादा करता है। उसके बाद तारिक और उसके फ्रेंड कहूटा जाकर पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पहाड़ी के दूसरी तरफ सोल्जर्स का एक कैंप लगा हुआ है और वहाँ पर वो लोग कुछ तो बना रहे हैं। इसीलिए तारिक और असलम छुपके से पहाड़ी पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के प्लांट को सेटअप किया गया है। और तभी वहाँ पर उन्हें एक सोल्जर पकड़ लेता है और वो उससे बातें बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। और इस बारे में वो लोग शर्मा को आकर बताते हैं, पर वो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो 24 घंटे के अंदर कोई फिजिकल एविडेंस लाने के लिए तारिक से कहता है, क्योंकि 24 घंटे के बाद इजराइल क्वेटा पर एयर स्ट्राइक करने वाली थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि न्यूक्लियर बम क्वेटा में बन रहा है और अगर उस अटैक को नहीं रोका गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। और इसीलिए तारिक उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर जाकर एविडेंस लेने के लिए कहता है, जो कि मौत को दावत देने जैसा था। पर वो अपने भारत देश के लिए कुछ भी करने को तैयार था और इसीलिए वो अब अपना प्लान बनाने लगता है। साथ ही तारिक कुछ पैसे और एक चिट्ठी मिस्टर काउ को सेंड करता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे नासरीन बहुत सैड होती है, क्योंकि उसका बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। पर जब डॉक्टर उसे देखती है तो वो बताती है कि सब ठीक है, कभी इस तरह की सिचुएशन आ भी जाती है। तभी हॉस्पिटल में तारिक एक्सरे रेडिएशन के बारे में सुनता है, जिसका इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर पड़ता है। और तब उसे एक आइडिया आता है और उसके लिए वो कहूटा में एक बार्बर शॉप पर जाता है, जहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करने वाले सोल्जर चीफ अपनी हेयर कटिंग के लिए आते हैं। और मौका पाकर तारिक उनके हेयर सैंपल्स को अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसका प्लान था कि वो इन हेयर सैंपल्स को इंडिया भेजेगा, ताकि लैब टेस्टिंग के बाद ये प्रूफ हो जाए कि जिसके भी हेयर हैं वो लोग हाई रेडिएशन में काम करते हैं। और इसके लिए वो बहुत रिस्क लेकर इंडिया जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है और उस हेयर सैंपल को इंडिया जाने वाली एक औरत के बैग में छुपा देता है। पर तभी आर्मी सोल्जर्स को उसके बारे में पता चल जाता है और वो लोग उसे मारने की ट्रेन में ही कोशिश करते हैं, पर किसी भी तरह बड़ी मुश्किलों से वो वहाँ से बच निकलता है। हालांकि उसके एक गोली बाह में लग जाती है, पर फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डालकर शर्मा को हेयर सैंपल को उस औरत के बैग से लेकर लैब टेस्ट करने के लिए कहता है। उधर इजराइल सोल्जर क्वेटा पर एयर स्ट्राइक के लिए निकल चुके होते हैं और फिर टेस्टिंग के बाद शर्मा को पता चलता है कि तारिक बिल्कुल सही बोल रहा था। न्यूक्लियर फैसिलिटी क्वेटा में नहीं बल्कि कहूटा में है और इसीलिए वो इजराइल में आईसैक से बोलकर उस एयर स्ट्राइक को रुकवा देता है और इस तरह से मिशन मजनू पूरा होता है। साथ ही अब शर्मा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और वो अपने बिहेवियर के लिए तारिक से माफी मांगता है और उसे इंडिया का सच्चा देशभक्त बताता है। यह सुनकर तारिक को बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद इंडिया के पीएम जनरल जिया को कहते हैं कि उन्होंने तो उस पर यकीन किया, पर उसने उनका यकीन तोड़ा। इसलिए वो जल्दी से जल्दी इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे, वरना इंडिया उसे 1 घंटे में खत्म कर सकती है। और इसी डर की वजह से जनरल जिया न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवॉइड करने के ऑर्डर्स दे देता है। साथ ही वो आईएसआई चीफ को पाकिस्तान में मौजूद इंडिया के स्पाई एजेंट्स को मारने के ऑर्डर्स भी देता है। और उधर तारिक खुशी से नासरीन के पास आता है और उसे बताता है कि अब वो लोग दुबई में खुशी से अपने बच्चे के साथ रह सकते हैं, क्योंकि उसे वहाँ पर जॉब मिल गई है। इससे अब वो दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो कल दुबई के लिए जाने वाले थे। पर आईएसआई चीफ के ऑर्डर्स पर उनकी टीम सभी स्पाई एजेंट्स को मारने लगती है, जिसमें वो असलम के घर पर आकर उस पर अटैक कर देते हैं। असलम अपनी लास्ट सांस तक उनका सामना करता है, पर एंड में उसे मार दिया जाता है। ये वो सोल्जर्स होते हैं जिनके बदन पर वर्दी और कंधों पर सितारे तो नहीं होते हैं, पर फिर भी वो अपनी भारत माता के लिए शहीद होने का जज्बा रखते हैं। रियल में तो असली सोल्जर्स यही होते हैं जो अपनी पहचान तक खो देते हैं, पर देश पर आंच नहीं आने देते। अब इसके बारे में जब रमन सिंह को पता चलता है तो वो तारिक को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, पर वो नासरीन को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता था। इसलिए वो नासरीन के पास आता है और उसे जल्दी से दुबई एयरपोर्ट लेकर आता है। दूसरी तरफ रमन सिंह को भी मार दिया जाता है और एयरपोर्ट पर तारिक और नासरीन की खोज में आईएसआई चीफ के लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें अहमद चचा के घर से उन दोनों की फोटो मिल गई थी। वहाँ पर आईएसआई के लोगों को देखकर तारिक जल्दी से निकलने की कोशिश करता है, पर प्रेगनेंसी की वजह से नासरीन से चला नहीं जा रहा होता है। इसीलिए वो उसे व्हील चेयर पर बिठाकर कहता है कि उसकी सीट उससे अलग है, इसीलिए वो उसे उस पार मिलेगा और वो अपने बच्चे का नाम अमन रखे। यहाँ पर तारिक को पता चल गया होता है कि वो अब मुश्किल ही बच पाएगा। यहाँ पर तारिक की आंखों में आंसू भी होते हैं, पर नासरीन में ब्लाइंड होने की वजह से देख नहीं पाती है। और उसके बाद तारिक के वहाँ से जाते ही आईएसआई के लोग नासरीन को देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी उसे बचाने के लिए तारिक पीछे से आकर भारत माता की जय की गूंज करने लगता है
और इसीलिए आईएसआई के लोग उसे मारने के लिए अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। और उधर नासरीन को एयरपोर्ट स्टाफ का एक पर्सन प्लेन में ले जाकर उसकी सीट पर बैठा देता है। अब तारिक प्लेन के उड़ने तक आईएसआई के लोगों को एंगेज रखने की कोशिश करता है ताकि नासरीन वहाँ से निकलकर दुबई पहुँच सके। और इसी बीच आईएसआई के लोग गोलियों से तारिक को मार देते हैं। उधर नासरीन को कुछ बुरा तो लग रहा होता है पर वो कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। और इस तरह से तारिक अपनी भारत माता के लिए अपने फर्ज को पूरा करता हुआ शहीद हो जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उधर दुबई पहुंचकर नासरीन के पास मिस्टर काओ आते हैं और वो तारिक को दी हुई चिट्ठी को पढ़कर उसे सुनाते हैं कि अगर इस चिट्ठी को मिस्टर काओ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं है। और इस चिट्ठी के जरिए तारिक अपनी असली पहचान भी नासरीन को बता देता है। यह सुनकर नासरीन रोने लगती है और वो ही नहीं, इस मोमेंट में मैं भी रोने लगा था क्योंकि मेरे दिल को ये फिल्म छू गई थी। स्पाई एजेंट अपने देश के लिए अपनी फैमिली और अपनी जान तक को गवा देते हैं पर फिर भी सरकार उन्हें कभी भी वो रेस्पेक्ट नहीं देती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, एक हम ही ऐसे हैं जो माटी को भी माँ कहते हैं। आई सैल्यूट दिस काइंड ऑफ स्पाई एजेंट्स।